बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन पढ़े थे और उसको ख़त्म कर दिए थे। हम लोग पहुंच गए थे एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में और जायगोट के फॉर्मेशन में। यानी कि बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं पीछे का। दो मेल गैमीट थे, उनमें से एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ था, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ था, जिसकी संरचना ट्रिप्लॉइड थी, यानी कि 3x थी। क्रोमोसोम की संख्या 3 सेट में थी। बच्चों, इसके द्वारा आज आगे जो विकास होगा, इंडोस्पर्म का विकास होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और दूसरा जो मेल गैमीट था वो एक सेल से या फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ था, जिसके फलस्वरूप डिप्लॉइड 2n जायगोट का निर्माण हुआ था। बच्चों, जायगोट के द्वारा आज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो जो टॉपिक आज हम आपके लिए ले आए हैं वो टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब बच्चों निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन क्रिया के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम आपके लिए आज 3 पॉइंट में डिवाइड किए हैं। उन तीनों पॉइंट को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन वो तीनों पॉइंट कौन से हैं आप देख लें। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास। नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अर्थात भ्रूण का विकास। और नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, फल तथा बीजों का निर्माण। तो ये 3 पॉइंट हैं आज के लेक्चर में आपके। तो हम लोग चलते हैं बच्चों अपने पहले टॉपिक पे, जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूण कोश का विकास। बच्चों, भ्रूण कोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस बात को हम लोग जान गए कि भ्रूण कोश के अंदर जो पोलर सेल, 2 न्यूक्लियस युक्त है, जो डिप्लॉइड है, उसके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज हो रहा है। और जो संरचना आपके सामने बन के आ रही है वो संरचना है प्राइमरी इंडोस्पर्म। तो हम लोग यहाँ पे इंडोस्पर्म का विकास देखेंगे। बच्चों, इंडोस्पर्म क्या है? इंडोस्पर्म विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक ऊतकीय संरचना होती है, जो भ्रूण के विकास के समय या बीजों के अंकुरण के समय भ्रूण तथा बीजों के अंकुरण के समय पोषण का कार्य करती है। बच्चों, अब आप देख रहे हैं ये भ्रूण कोश वास्तव में 2 घटनाओं के तहत अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
पहली प्रक्रिया वो होती है कि इंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो एम्ब्रियो का पोषण करता है और यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है उन बीजों में जिनमें इंडोस्पर्म जाइगोट के विकास के समय पूर्णतः खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, अर्थात जिन बीजों में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उसे हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बच्चों, यह घटना मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में देखी गई है और जिनमें एम्ब्रियो के विकास के समय इंडोस्पर्म का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है उन बीजों को हम इंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूण पोषीय बीज कहते हैं। जैसे एक बीजपत्री पौधे, एग्जाम्पल के लिए गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में भ्रूण के विकास के समय इंडोस्पर्म पूर्णतः खत्म नहीं होता है, बीज के अंदर इंडोस्पर्म संचित होता है, तो हम इन बीजों को अर्थात एक बीजपत्री पौधों के या मोनोकाट प्लांट के बीजों को इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बच्चों, विकास के आधार पर इंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। नंबर सेकंड, सिल्वर इंडोस्पर्म। और नंबर थर्ड, होलोबियल इंडोस्पर्म। इन तीनों प्रकार के इंडोस्पर्म के सूक्ष्म संरचना और विशेषताओं पे हम प्रकाश डालेंगे। बच्चों, नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। जैसा कि डायग्राम में नंबर ए पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो हम संरचना आपके लिए ले आए हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का ले आए हैं। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के विकास के समय प्राइमरी इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस शीघ्रता से कई न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, लेकिन उन प्रत्येक न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा का निर्माण नहीं होता, अर्थात कोशिकाएं अलग अलग नहीं बनती, अर्थात कई न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और न्यूक्लियस के बीच में बच्चों वैक्यूल्स या रसधानी पाई जाती है। इस प्रकार का इंडोस्पर्म कैप्सेला नामक प्लांट में पाया जाता है। बच्चों, नंबर 2, सेलुलर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म में बच्चों जब प्राइमरी इंडोस्पर्म में उपस्थित केंद्रक शीघ्रता से विभाजित होता है तो प्रत्येक केंद्रक सेप्टा द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाता है, अर्थात कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के इंडोस्पर्म को सेलुलर इंडोस्पर्म कहा जाता है। जैसा कि आप
डायग्राम नंबर बी में देख सकते हैं। बच्चों चलते हैं एंडोस्पर्म के तीसरे प्रकार पे, नंबर 3, होलोबियल एंडोस्पर्म। होलोबियल एंडोस्पर्म, यह तीसरे प्रकार का एंडोस्पर्म पहले तथा दूसरे का मिला हुआ रूप होता है, यानी कि दोनों की विशेषताएं इस प्रकार के एंडोस्पर्म में देखी गई हैं। जैसे सर्वप्रथम प्राइमरी एंडोस्पर्म में उपस्थित केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और दोनों केंद्रक एक दूसरे से सेप्टा द्वारा अलग होकर के दो सेल का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये दोनों सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, अर्थात प्रत्येक सेल के अंदर कई केंद्रक बन जाते हैं। और बच्चों इन दोनों सेल के अंदर हालो स्ट्रक्चर या खोखली संरचना पाई जाती है। इस संरचना को डायग्राम सी में आप देखें, माइक्रोपाइल की ओर जो खोखली संरचना है उसे माइक्रोपाइलर कैविटी, और जो चलाजा भाग की ओर स्थित होती है उसे चलाजल कैविटी कहते हैं। इस प्रकार का एंडोस्पर्म इरीमुलस नामक प्लांट में पाया जाता है। तो ये एंडोस्पर्म की विशेषता थी, एंडोस्पर्म के टाइप थे, एंडोस्पर्म का क्या कार्य होता है ये जानकारी थी। लेकिन बच्चों एंडोस्पर्म तो एम्ब्रियो का पोषण करता है, बीज के जर्मिनेशन के समय भोजन का कार्य करता है, लेकिन एंडोस्पर्म को कहाँ से भोजन आता है, इस बात पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। बच्चों ये टिप्पणी पूछी जाती है, हस्टोरियम क्या है? देख सकते हैं हस्टोरियम, डायग्राम भी दे दिया हूँ यहाँ पे। हस्टोरियम क्या है? हस्टोरियम बच्चों एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो न्यूसेलस से एंडोस्पर्म को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात न्यूसेलस से भोज्य पदार्थ को एंडोस्पर्म तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माँ के गर्भाशय में पल रहा शिशु को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जवाब आएगा प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा या अपरा से। अर्थात बच्चे को तथा माँ के गर्भाशय को आपस में जोड़ने के लिए मध्य में जो संरचना पाई जाती है उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। और यहाँ पे इस केस में एंडोस्पर्म तथा न्यूसेलस को आपस में जोड़ने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसे हस्टोरियम कहते हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट के रूप में अक्सर ये प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे, अगले हेडिंग पे, जो सेकंड नंबर पे आपको पहले बता चुका हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन्स, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। बच्चों इस घटना को, इस मैटर को बताने से पहले फिर से हम आपको ले चल रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई थी। दो मेल गैमीट थे, एक एंडोस्पर्म से फ्यूज हुआ था और दूसरा एक सेल से। जब मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज होकर के निषेचन क्रिया पूरा करता है तो इस घटना के फलस्वरूप
जिस डिप्लॉयड संरचना का निर्माण हुआ था, याद करिए, बिल्कुल जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड संरचना होती है जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसी में कई बार कोशिकाओं का विभाजन होता है और ये कोशिकाएं विभाजित होकर के रीअरेंजमेंट होकर के भ्रूण का या एम्ब्रियो का विकास करती है। तो आपके लिए डायग्राम में दिखा रखा हूँ। सबसे पहले देखें नंबर ए पे जाइगोट, और यहीं से हम इस घटना को आगे बढ़ाएंगे। जाइगोट में सर्वप्रथम ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन का मतलब बच्चों, मान ले मेरे पास एक सेब है, उस सेब को हम ऐसे ना काटें, वर्टिकल ना काटें, यूँ काट दें, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर डिवीजन। तो इस सेल में जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप ऊपर की ओर बेसल सेल तथा नीचे की ओर टर्मिनल सेल का निर्माण होता है। बी नंबर पे ये 2 सेल बन करके तैयार हैं, ऊपर की ओर बेसल सेल और नीचे की ओर टर्मिनल सेल। बच्चों, अब इन दोनों सेल में फिर से डिवीजन होगा। तुम बेसल सेल की बात करते हैं, बेसल सेल में पुनः एक बार ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेल का निर्माण होता है। ऊपर की ओर हास्टोरिया तथा नीचे की ओर सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है और टर्मिनल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेल बनती हैं और ये एम्ब्रियोनिक सेल के नाम से जानी जाती हैं। डायग्राम नंबर सी पे आप देखें। इसके बाद जो सस्पेंसर सेल बन करके तैयार है उसमें कई बार ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 7 से 9 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें 7 से 8 कोशिका ऊपर वाली सस्पेंसर का निर्माण करती हैं और उनमें से एक नीचे की, डायग्राम डी पे आप ध्यान देंगे, नीचे की कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं। इस हाइपोफाइसिस के द्वारा बच्चों रेडिकल वह भाग होता है जिससे जड़ का विकास होता है, रेडिकल के टिप भाग का निर्माण होता है। ओके, इसके बाद बच्चों हम सी पे लौट आए हैं। आप देखें एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप कुल 8 सेल बन जाती हैं। डायग्राम नंबर डी पे आप देख सकते हैं। इन 8 सेल में 4 ऊपर की सेल हाइपोफाइसिस कहलाती हैं जिसके द्वारा रेडिकल तथा हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है और नीचे की 4 कोशिकाएं इपीबेसल सेल कहलाती हैं। ये इपीबेसल सेल भ्रूण के प्लूमूल तथा कार्टिलिडन्स का निर्माण करते हैं। बच्चों, प्लूमूल वह संरचना होती है जिससे बीजों में स्टेम का निर्माण होता है और कार्टिलिडन्स गोल दाल के समान संरचना होती हैं जिसके अंदर बीज के अंकुरण के लिए पोषक पदार्थ संचित होता है, जैसे कि अनाजों में भी देखा गया है। यही जब हम लोग अनाज का उपयोग करते हैं, अनाजों को खाते हैं, दाल वगैरह, तो जो इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है वो भोज्य पदार्थ हम डाइजेस्ट करते हैं और उसी भोज्य पदार्थ के डाइजेशन के बाद बॉडी की ग्रोथ होती है और एनर्जी प्राप्त होती है। तो ओके बच्चों, ये हमारा रहा दूसरा टॉपिक। लास्ट
हम आपको ले चल रहे हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फल तथा बीज का निर्माण। बच्चों, ये बात पिछले लेक्चर में भी कई बार की गई कि जो ओवरी होती है, गाइनोसियम में 3 भाग, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, फिर ओवरी, जिसको आप अंडाशय कहेंगे। निषेचन के बाद ओवरी में विकास होता है और फल का निर्माण हो जाता है। यानी कि फलों का जो निर्माण होता है ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा होता है। बच्चों, अंडाशय की अगर आप सूक्ष्म संरचना देखें तो अंडाशय के दीवार में 3 परतें होती हैं, 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। यहाँ पे दिखाया गया है। आउटर लेयर के द्वारा फल के पेरिकार्प का यानी कि छिलके का निर्माण होता है। मीजोकार्प के द्वारा फल के मध्य भाग का यानी फ्लैशी भाग का निर्माण होता है। जैसे आम में जो भाग हम खाते हैं उसे मीजोकार्प कहते हैं। इसके बाद इनर लेयर के द्वारा इंडोकार्प का निर्माण होता है और ये इंडोकार्प बीजों के ऊपरी भाग में पाया जाने वाला एक बहुत मुलायम सा छिलका होता है। अलग अलग फलों में इन तीनों संरचनाओं की अर्थात पेरिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प की संरचना भिन्न भिन्न होती है, जिसे फलों के संरचना के अंतर्गत हम जब आएंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे क्या विशेषीकृत होता है, फल के किस भाग को खाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं बीजों के निर्माण में। देख सकते हैं ओव्यूल, बीजांड। बीजांड की संरचना बहुत विस्तार में आपको बताई गई है। आशा करता हूँ कि आप इसको तैयार भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बीजांड की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है और बीजांड के विभिन्न भागों से बीज के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। देखें, एम्ब्रियो सैक के द्वारा एम्ब्रियो का, भ्रूण कोश के द्वारा भ्रूण का, इंटुगुमेंट के द्वारा आउटर इंटुगुमेंट, इनर इंटुगुमेंट, 2 इंटुगुमेंट थे ओव्यूल में। इसके द्वारा सीड कोट का, बीज के छिलके का निर्माण होता है। माइक्रोपाइल, देखें माइक्रोपाइल के द्वारा माइक्रोपाइल ही बनती है। और माइक्रोपाइल बीजों में देखे होंगे बच्चों कि किनारे पे एंड पॉइंट पे आप देखें तो एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और बीज के जर्मिनेशन के समय जो अंकुर आता है वो माइक्रोपाइल से ही बाहर निकलता है। और फ्यूनिकिल, बीजांड की वह संरचना जो ओवरी की दीवार से जुड़ी होती है उसे आप फ्यूनिकिल कहते हैं। और फ्यूनिकिल के द्वारा स्टॉक का निर्माण होता है। स्टॉक विशेष प्रकार की संरचना होती है बच्चों, जो बीजों को फल से या फल के इंडोकार्प से जोड़ने का कार्य करती है। बच्चों, फल का विकास और बीज का विकास जानने के बाद हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि फल वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक फ्रूट और दूसरा फॉल्स फ्रूट या झूठा फ्रूट्स, अवास्तविक फल। वास्तविक फल बच्चों वो होता है जो केवल मात्र ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा बनता है। और अवास्तविक या फॉल्स फ्रूट हम उसे कहेंगे जो फल ओवरी के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से भी बनता है
उसे हम अवास्तविक फल कहते हैं। अभी जो 2020 का 12वीं क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था सवाल, 2 अवास्तविक फलों के नाम बताएं। तो बच्चों, इस पे हम सेब को और बैगन को लेकर के इसका उदाहरण दे सकते हैं। सेब का जो निर्माण होता है, सेब फल का जो निर्माण होता है वो ओवरी से नहीं होता, बल्कि पुष्पासन से, थैलमस से होता है। ओवरी को थैलमस ऊपर से ढक करके फ्लैशी रूप में विकास करता है, इसलिए सेब भी अवास्तविक फल है। बैगन का नाम लिया, देख सकते हैं बैगन में नीचे की ओर ओवरी का भाग होता है और उसके ऊपर परसिस्टेंट कैलिक्स जुड़ा होता है। हम अलग नहीं कर सकते कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि जो बैगन के फल का विकास हो रहा है ओवरी तथा कैलिक्स से हो रहा है, इसलिए बैगन भी अवास्तविक फल के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों।